Am I audible? Yes, you're audible. Okay. Okay. हाँ. Next topic in physiology is osmotic adaptability. जनरल फिजियोलॉजी चल रही है तो osmotic adaptation adaptations ऑस्मोटिक एडेप्टेशन से कई क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से आते हैं बताता हूँ अभी. ठीक है. जब भी इंक्रीज सीरम सोडियम लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होगा. आपको पता है कि हमने अभी बात की थी कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्लाज्मा ऑस्मोलिटी कौन करता है, सोडियम करता है. तो जब भी सीरम सोडियम लेवल इंक्रीज होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलिटी. ठीक है. तो और वाइस वर्सा अगर ये डिक्रीज होगा तो प्लाज्मा ऑस्मोलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको बताया था टोटल जो हमारी नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलिटी है वो कितनी होती है 290, और सोडियम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 270. तो मैक्सिमम पोर्शन सोडियम का है, तो जहाँ पे फ्लक्चुएट होगा सोडियम तो हमारी प्लाज्मा ऑस्मोलिटी भी फ्लक्चुएट होगी. तो अब हम बात करेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजिकली इम्पोर्टेंस कैसे. देखिए, a patient having chronic hypernatremia, सोडियम लेवल बिल्कुल हाई है और वो भी क्रोनिकली. ठीक है ना. तो क्रोनिकली किसको बोलेंगे, ग्रेटर इंक्रीज सोडियम लेवल ग्रेटर देन 24 आवर्स. ठीक है ना. तो क्या होगा कि हमारी जो ऑस्मोटिक एडेप्टेशंस हैं वो सेल अडेप्ट होनी बहुत जरूरी है. तो वो कहाँ पे शो दिखेंगी, क्योंकि हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं वो सेंसिटिव होती हैं. तो ब्रेन सेल्स विल शो ऑस्मोटिक एडेप्टेशंस. ऑस्मोटिक एडेप्टेशंस. ठीक है. Sir, क्योंकि please repeat. क्रोनिक हाइपरनेट्रीमिया है तो वहां पे तो वहां पे क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया से इंक्रीज ऑस्मोलिटी, प्लाज्मा ऑस्मोलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलेगी क्रोनिकली. तो वहां पे कौन सी सेल्स को सबसे ज्यादा अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, और वो होती है हमारी ब्रेन सेल्स. ओके. तो प्लाज्मा ब्रेन सेल्स शोज द ऑस्मोटिक एडेप्टेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. सेकंड, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है इंक्रीज इंट्रासेलुलर synthesis of the osmolytes. अदरवाइज क्या होगा, ये ना सारी सेल्स ब्रेन सेल्स क्या है, एक केवल सोडियम लेवल इंक्रीज होने से क्या हो जाएगी, ब्रेन सेल्स फट जाएगी ना. तो उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी. तो भगवान ने क्या दे रखा है, इंक्रीज द इंट्रासेलुलर सिंथेसिस, के खुद के अंदर से ही सिंथेसिस करने लग जाता है ऑस्मोलाइट्स को. ठीक है. ऑस्मोलाइट्स को. एंड सेकंड क्या काम करता है, वो खुद से ही इंपोर्ट करने लग जाता है. क्योंकि अडेप्ट कैसे करेगा, दो वे से अडेप्ट कर सकता है ना. जैसे कि हम पानी कम पीते हैं तो क्या सिक्रीट होने लग जाता है, हमने एंडोक्राइन क्लियर किया है, एडीएच. ठीक है ना. तो ये हमने वाटर लेवल कम पिया, पानी कम पिया, तभी तो एडीएच सिक्रीट हुआ, अदरवाइज थोड़ी ना हुआ था. तो इसी तरीके से ब्रेन में अगर हाइपरनेट्रीमिया की वजह से ऑस्मोटिक एडेप्टेबिलिटी हो रही है तो वहां पे क्या चीज होगी, फर्स्ट इंक्रीज इंट्रासेलुलर सिंथेसिस ऑफ द ऑस्मोलाइट्स, एंड सेकंड वन इज द इंपोर्ट ऑफ द सोडियम. इंपोर्ट करने लग जाएगा सराउंडिंग से. ठीक है. इसी तरीके से जस्ट अपोजिट, अगर क्रोनिकली हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोनेट्रीमिया है मींस ग्रेटर देन 14 आवर्स से उसको क्या है, हाइपोनेट्रीमिया है. तो वहां पे क्या चीज होगी, वहां पे भी ब्रेन सेल एडेप्टेबिलिटी शो करेगा. और वो किस तरीके से, वही सेम, डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द ऑस्मोलाइट्स, एंड सेकंड एक्सपोर्ट करने लग जाएगा, किसका, एक्सपोर्ट ऑफ द पोटेशियम. ठीक है. एक्सपोर्ट
ऑफ द पोटेशियम। ठीक है, तो ऑस्मोटिक एडेप्टेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा कौन सी सेल सबसे ज्यादा अडेप्ट करेगी और वो किस वे से करती है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको बेसिक फंडा क्लियर होगा तो बता सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सर प्लीज एक बार वापस से वो लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ओके, नेक्स्ट हाँ ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम ओपी बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना क्या रहता है, बेसिक फंडा आपको क्लियर है क्यों? सॉल्यूट का उसके ऊपर डाला गया प्रेशर ये ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है। ठीक है, अपने को क्या बताना चाहिए, अपने को क्वेश्चन क्या आता है उस तरीके से अपने को, क्योंकि हाई ऑस्मोटिक की आपने एक बेसिक ये तो क्लियर कर रखा होगा, इसलिए मैं इसको अच्छे से क्या ही एक्सप्लेन करूं आप सबको। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हाई सॉल्यूट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वहाँ पे कम सॉल्यूट्स हैं, तो हायर की तरफ से लो की तरफ से हमारा प्लाज्मा जाएगा। ये तो अपने को सबको बेसिक फंडा क्लियर है। ठीक है, तो प्रेशर कितना होता है, पहला प्रेशर पता होना चाहिए। 1 मिली ऑस्मोल ऑफ द सॉल्यूट कितना प्रेशर डालेगा, वो डालेगा 19.3 mm of Hg। 19.3 mm of Hg। 1 मिलीऑस्मोल ऑफ द सॉल्यूट का प्रेशर कितना होता है, 19.3 mm of Hg। अगर मिलीऑस्मोल की बात कर लेता हूँ, 1 ऑस्मोल की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूट, तो इसमें प्रेशर कितना हो जाएगा, आपको पता है कितना ऑस्मोल बताया था मैंने, इसका फॉर्मूला क्या बताया था, 1000 के बराबर होता है ना, तो 1000 को इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, सॉरी 19,300। ठीक है ना, हमने कुछ भी नहीं किया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो mm ऑफ Hg के इक्विवेलेंट होता है। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, आपको क्या पूछना चाह रहा है, 1 ऑस्मोल पूछना चाह रहा है या 1 मिली ऑस्मोल पूछना चाह रहा है। ठीक है ना, तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सेकंड, अगर वहां पे क्वेश्चन क्या होता है ना, एमसीक्यू पैटर्न है, तो वहां पे जो लिखा हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। तो वहां पे एमसीक्यूज में mm ऑफ Hg की जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ होगा, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, वो इक्विवेलेंट होना चाहिए 22.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन इसी में से, ऑस्मोटिक प्रेशर में से क्वेश्चन क्या आता है, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्लाज्मा, ऑफ द प्लाज्मा। तो आंसर इज दिस 5500 mm ऑफ Hg। ठीक है, हमारे को किससे मतलब है, प्लाज्मा से। तो क्वेश्चन किसका पूछेंगे, प्लाज्मा का। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि सर ये कहाँ से याद रखें, कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना, ऑस्मोटिक ऑस्मोलिटी, प्लाज्मा नॉर्मल ऑस्मोलिटी कितनी बताई थी, 290। 290 मल्टीप्लाई बाय दी 19.3, ये रहा 19.3। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आपका अच्छा है तो मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज रहती है। तो अभी प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर आपको क्लियर हुआ है। अब जो है वो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट रहेगा अपना क्या, प्लाज्मा कोलाइडल ऑन्कोटिक प्रेशर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन्कोटिक प्रेशर या कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर्स। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकता है। एंड नेक्स्ट इज ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रेशर exerted by the proteins।
ओके, दिस इज द प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर बाय नेम से पता है, हमारा बेसिक फंडास क्लियर है कि हमने फर्स्ट ईयर ऑफ द बीएचएमएस हमने किए हैं ये सारी चीजें, ऑन्कोटिक प्रेशर्स। एंड दिस प्रेशर क्वेश्चन कहां से आता है, एमसीक्यू पैटर्न अपने को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहां से आता है। इसको हम रेड में मेंशन करते हैं। दिस इज आंसर इज 25 to 28 mm of Hg, 25 to 28 mm of Hg. Next, which protein contribute the maximum to the oncotic pressure? Next MCQ is which protein contribute the maximum? Answer is albumin. Answer is albumin. Why albumin? ये आपको पता है अभी, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जिसका सबसे कम बताया था, तो वही ऑन्कोटिक प्रेशर में सबसे ज्यादा एक्सर्ट करेगा। तो हमारे को वाई का आंसर पता हो ना हो, हमारे को क्या पता होना चाहिए कि ऑन्कोटिक प्रेशर कितना रहता है, एंड सेकंड इज मैक्सिमम कौन एक्सर्ट करता है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, अभी ये तो हुआ हमारा जनरल फिजियोलॉजी का बेसिक फंडास, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर रहता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आपको भी पता है, आपको भी पता है कि किससे बनी हुई होती है, बाई लेयर ऑफ द लिपिड प्लस प्रोटीन से, लिपिड प्लस प्रोटीन से। प्रोटीन जैसे कि आपको पता है कि एक्ट एज ए रिसेप्टर, एंटीजन, चैनल प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, एंजाइम प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर्स प्रोटीन, बहुत सारी टाइप्स के मिलेंगे। उसी तरीके से लिपिड के लिए, लिपिड की बाइलेयर कौन से हम देखते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से हमारे को पता है कि बाइलेयर लिपिड लेयर रहती है, बाई लेयर लिपिड लेयर। और इसको किस नाम से पूछेंगे कि किस में देखने को मिलती है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, फ्लूइड मोज़ेक में लिपिड की बाई लेयर देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है हमारा एमसीक्यू, कि ड्राई वेट विच इज द मैक्सिमम। अगर ड्राई वेट लिया जाए पूरे में सेल मेम्ब्रेन में, तो विच इज द मैक्सिमम ड्राई वेट, विच इज द मैक्सिमम ड्राई weight which is maximum? Answer is protein. Answer is protein and it is around 52%. ठीक है, अगर एक एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू ध्यान से सुनना, नेक्स्ट एमसीक्यू कि लिपिड प्रोटीन रेशियो इन सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमने यहाँ पे बोल रहे हैं ना, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके हमारी क्या बनी है, सेल मेम्ब्रेन। तो इनका रेशियो क्या रहता है, लिपिड रेशियो प्रोटीन रेशियो इज 1:1। ये एमसीक्यू हमारा है यूपीएससी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1:1, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 2:1 करते हैं, भले ही वहां पे 2 लेयर मिल रही है, बट 1:1 हमारे को याद रखना है। 50% एंड 50%, 50-50 क्रैक जैक। ओके, नेक्स्ट तो बेसिक सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन कैसे आते हैं समझ में आ गया। डिफरेंट टाइप ऑफ द जंक्शंस इन द सेल मेम्ब्रेन्स, different type of the junctions of the cell membrane. Okay, first one is the tight junction. First one is the tight junctions, and tight junctions में tight junctions formed by the tight junctions is the formed by the formed by the occluding
ऑक्लू ऑक्लूडीन, नेक्स्ट क्लोडीन, ये सब प्रोटीन्स हैं, नाम याद रखना है। क्लोडीन, जंक्शनल एडिशंस, जंक्शनल एडिशंस, एडिशंस एंड जंक्शनल एडिशंस मॉलिक्यूल, एंड इसी को आप वहां पे देखेंगे जेम्स, जंक्शनल एडिशंस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जेम्स के नाम से लिखा हुआ होता है, ठीक है। टाइट जंक्शंस, ठीक है, और टाइट जंक्शंस किसके साथ में एसोसिएट मिलते हैं? जोना ऑक्लूडेंस, जोना ऑक्लूडेंस, जोना ऑक्लूडेंस, ठीक है। सेकंड टाइप इज डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स, आपको आपकी फर्स्ट ईयर की सारी क्लासेस याद दिला दूंगा मैं। Desmosomes is associated with the intermediate filament, intermediate filament, intermediate filament, एंड यहाँ पे कौन सा है? जोना एडेंस, एडेरेंस, जोना एडेरेंस, जोडा ऑक्लूडेंस, क्योंकि यहाँ पे फाउंड बाय द ऑक्लूडीन क्लोडीन प्रोटीन्स हैं। देन थर्ड टाइप ऑफ द जंक्शंस, हेमी डेस्मोसोम्स, क्लास समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम? अभी तक जो भी हमारा फिजियोलॉजी पोर्शन चल रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है अभी तक? हेमी डेस्मोसोम्स, हेमी डेस्मोसोम्स, हेमी डेस्मोसोम्स। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ द जंक्शन, टाइप ऑफ द जंक्शंस इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर किस तरीके के जंक्शंस देखने को मिलते हैं? टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम्स एंड हेमी डेस्मोसोम्स। हेमी डेस्मोसोम्स is attached with the cell membrane to the basement membrane. It is attach the cell to basement membrane. तो क्वेश्चन सीधा आपको पूछा जाता है कौन सा जंक्शन अटैच करता है सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ में? आंसर इज हेमीडेस्मोसोम्स, फोर्थ टाइप, और ये है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और इसको बोलते हैं हम गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस, गैप जंक्शंस मेड ऑफ द प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स हैं? जिसको हम बोलते हैं कनेक्सॉन, कनेक्सॉन्स। और यहाँ पे आपका ये रहा एमसीक्यू, इतनी देर से वेट कर रहे हो ना, एमसीक्यू कहाँ पे? ये रहा एमसीक्यू। गैप जंक्शन इज मेड अप ऑफ कनेक्शन, एंड कनेक्शन एक्चुअली में क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये देखो सिंपल फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ। ये ना एक्चुअली में सब 6 सब यूनिट होती है, 6 सब यूनिट होती है। ये बिल्कुल बहुत डीप में है, तो अभी आपको लगेगा कि सर ये क्या समझा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल 6 पोर्शंस होते हैं, सब यूनिट होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे बीच में होता है ये सेंट्रल कोर होती है, ठीक है। और इसी को कहते हैं कनेक्शन, इसीलिए इसी को क्या कहते हैं? कनेक्शंस, ठीक है। और जो गैप जंक्शंस हैं वो किस तरीके से देखने को मिलती है, नेक्स्ट मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आपको मे भी समझ में आए। ये देखो, देवीना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या? डॉक्टर देवीना, तो ये जो जंक्शंस बना है ना, ये एक तरीके के गैप जंक्शंस हैं।
इसके अंदर से कोई भी इजीली पास हो सकता है, कभी भी इधर से इधर का आ सकता है, ठीक है ना। तो इजी पासवे ऑफ दी बन जाता है, इजी पाथवे बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैप जंक्शंस बोलते हैं, इस तरीके के, ठीक है ना। और ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। सिनेप्स मैं अभी अपना ये मसल्स भी बताऊंगा, स्केलेटल मसल्स एंड ऑल, ठीक है ना। तो उसमें भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। गैप जंक्शंस और कहाँ पे देखने को मिलते हैं, गैप जंक्शंस हमारे को रेटाइना में, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन केवल गैप जंक्शन से आएगा, ठीक है ना। तो रेटाइना, देन सेकंड कहाँ पे देखने को मिलेगा, कार्डियक मसल्स, देन नेक्स्ट जैसे कि हमारी सिंगल यूनिट टाइप ऑफ द स्मूथ मसल्स, सिंगल यूनिट ऑफ द स्मूथ मसल्स कहाँ पे देखने को मिल रही है, जीआईटी के अंदर, ठीक है ना। तो हमारे को ये सब पता होने चाहिए, क्या गैप जंक्शंस कहाँ पे देखने को मिलेंगे, रेटाइना, कार्डियक मसल्स एंड दी जीआईटी, जहाँ पे सिंगल यूनिट टाइप ऑफ दी स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारे को ये सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। हमारा गैप जंक्शंस, आंसर कभी भी गलत मत करना, देखो इतना डीपली जाके आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सर जस्ट सेकंड लास्ट, रेटाइना, कार्डियक मसल्स एंड जीआईटी। और एक्चुअली में गैप जंक्शंस की वजह से क्या होता है, इंटर जो सेलुलर जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। नॉर्मली जो गैप होता है सेल के बीच में, वो कितना होता है, नॉर्मली की बता रहा हूं मैं, वो होती है 25 नैनो मिलीमीटर, ठीक है, 25 नैनोमीटर, जो कि नॉर्मली गैप में, नॉर्मली सेल्स के बीच में देखने को मिलता है। और बट ये गैप जंक्शन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के डिस्टेंस को क्या कर देता है, कम कर देता है, और वो कितना कम कर देता है, 3 नैनोमीटर पे आ जाता है, ठीक है ना। गैप जंक्शन में अगर गलती से भी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि गैप जंक्शंस में डिक्रीज द intercellular distance, intercellular distance, okay। then अगर Sorry, sir, मेरा topic. then next देन नोट्स, नोट क्या चीज है, देखिए ईसीएफ एंड आईसीएफ। अगर ईसीएफ पर फर्स्ट एक टेबल बनाइए, वहां पे है ईसीएफ एंड नेक्स्ट आईसीएफ। टोटल बॉडी फ्लूइड के लिए भी मैंने ये बताया था, ईसीएफ एंड आईसीएफ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ईसीएफ एंड आईसीएफ। यहाँ पे पूछा क्या जाता है, मेजर कैटायंस, मेजर कैटायंस, मेजर कैटायंस। अगर ईसीएफ में मेजर कैटायंस की बात करें तो वो कौन सा होगा, सोडियम। ये बेसिक हमारा फिजियोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है जो अब आपके सामने आ रहा है, और ये है ईसीएफ एंड आईसीएफ। मेजर कैटायंस इज द सोडियम एंड आईसीएफ इज द पोटेशियम। एंड मेजर एनायंस का अगर क्वेश्चन आता है, मेजर एनायंस ऑफ द ईसीएफ इज क्लोराइड एंड आईसीएफ इज मिसलेनियस है। आंसर कभी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे फॉस्फेट भी आंसर जा सकता है और प्रोटीन्स भी आंसर जा सकता है, ठीक है ना। तो अपने को क्वेश्चन कहां से आएगा, मेजर एनायंस ऑफ द ईसीएफ, मेजर कैटायंस ऑफ द ईसीएफ एंड आईसीएफ। तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। देन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन्स एक्टिवली भी हो सकता है, पैसिवली भी हो सकता है। ये आपको बेसिक फंडास क्लियर है, देखिए फिर भी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ट्रांसपोर्ट
across the cell membrane CM, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से हो सकता है? दो वे से हो सकता है। फर्स्ट वन इज द पैसिव वन, सेकंड वन इज द एक्टिव वन। पैसिव मींस द पैसिव को किस नाम से भी पूछा जा सकता है? रेड में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हुआ हमारा एमसीक्यू ऑफ द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सीएम की known as the downhill transport एंड एक्टिव को किस नाम से जानेंगे? अपहिल, जस्ट अपोजिट अपहिल। तो क्वेश्चन आएगा हमारे को नोन एज, किसको किससे जानते हैं? पैसिव मींस डाउनहिल, एक्टिव मींस अपहिल, ठीक है। डाउनहिल है, नीचे जाने में अपन को किसी को नीचे धक्का मारना है तो कोई एनर्जी लगानी है, वो अपना आप लुढ़कता चला जाएगा। तो मींस पैसिव मींस हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, तो नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी, ठीक है। एंड एक्टिव मींस एनर्जी की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट रहेगी। देन एग्जांपल्स, कौन से पाथवे हैं जो कि पैसिव हैं एंड कौन से ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स हैं जो कि एक्टिव हैं, ठीक है। एक्टिव में आगे डिवाइडेशंस आ जाएगा कि ये एक्टिवली भी प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बट अभी हम बात करते हैं पैसिव की। पैसिव में के कौन कौन से होते हैं? सिंपल डिफ्यूजन जो कि हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था तब हमने डिस्कस भी किया था ना, कि ना किस तरीके से हमारा ऑक्सीजन हमारी एल्वेओलाई से ट्रांसपोर्ट होती है, उसी तरीके से सिंपल। देन सेकंड वन इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देन ऑस्मोसिस का मैंने अभी पूरा डायग्राम से समझाया था, जो जहाँ पे हमारे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ऑस्मोसिस। देन लास्ट वन इज नॉन आयोनिक ट्रांसपोर्ट। तो अपने को पता होना चाहिए, केवल ये वाला साइड याद रखो, कौन कौन से एग्जांपल्स है हमारे पैसिव के, ठीक है। तो ऑल एक्सेप्ट करके अगर कभी भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो कौन सा एक्टिव है कौन सा एक्सक्यूज मी नहीं है। सर, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है आपका, पूरा नहीं दिख रहा है। पूरा नहीं दिख रहा है पैसिव बच्चे, के नीचे के दो लाइंस, पैसिव के नीचे की दो डिफ्यूजन लाइन के बाद क्या लिखा है सर? किसके बाद में? डिफ्यूजन के बाद में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड नॉन आयोनिक डिफ्यूजर्स। अभी क्लियर नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी? क्लियर? सिंपल डिफ्यूजन्स की बात करेंगे। हाँ डॉक्टर साहब बताइए, कुछ दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या वॉइस में कोई डिस्टरबेंस है? तो फिर तो मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। No, सर, नाउ इट्स ओके। हेलो, अभी आवाज सर, क्लियर नाउ है? इट्स क्लियर। यस सर, नाउ इट्स ओके सर। ओके, ठीक है ठीक है। अभी आगे चलते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन के बारे में हम पूरा अच्छे से समझते हैं किस तरीके से क्या चलता है, ठीक है ना। और जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आपके बेसिक फंडास भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन मैंने क्या बोला था, ऑल लिखते जाना, ऑल रेस्पिरेटरी गैसेस किससे एक्सचेंज होती है? सिंपल डिफ्यूजन से। सेकेंड, ऑल लिपिड
soluble all lipid soluble substance, all lipid soluble substance किससे ना डिफ्यूज होती है? सिंपल सब्स्टिट्यूट। जैसे कि आपको कौन कौन से पता होते हैं? मेरी फेवरेट अल्कोहल, एंड जो बिल्कुल पसंद नहीं, स्टेरॉइड। ये क्या हो गए हमारे सिंपल डिफ्यूजन्स, ठीक है, ये पता चला। नेक्स्ट देखो, एक इसका सिंपल डिफ्यूजन का लॉ होता है, उस का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए। सर एक बार प्लीज सर एक बार प्रीवियस स्लाइड। इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है पिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, पिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसको किससे डिनोट करते हैं? जे से। एंड जे इज इक्वल टू माइनस, ध्यान से लगाना, माइनस डी ए डेल्टा सी अपॉन ये कंसंट्रेशन को शो करता है, ठीक है ना, एक्स, सम ऑफ द एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको बाई फॉर्मूला को बाई हार्ट करना पड़ेगा। जे मींस एक को मेंशन कर देना, आपको पता होना चाहिए। देखो एमसीक्यू तो केवल यही पूछा जाएगा कि ये फॉर्मूला क्या है, तो वहां पे सी को एक्सचेंज कर सकते हैं और सी ए को एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर जे मींस नेट ट्रांसपोर्ट, जे मींस द नेट ट्रांसपोर्ट, ओके, एंड D means diffusion coefficient, D means diffusion coefficient, means ये कांस्टेंट होगा। A means the surface area, ओके। C, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है concentration of the gradient, concentration of the gradient, उसकी कंसंट्रेशन क्या है? जैसे ऑक्सीजन है या अपन उसकी PCO2 और PaO2 देखते हैं ना आजकल, तो वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेडियंट क्या है? और x क्या है? x क्या है? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन कितनी है? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन कितना है? तो आपको ये सारी चीजें पता हो या ना हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, और वो है मेरा फॉर्मूला ही आपको ऑप्शन में दिए हुए होंगे 3-4। तो Dr. Nitesh, just 3 minutes फॉर्मूला left. किसके लिए है? पिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हाँ डॉक्टर साहब, Just 3 minutes left. ओके, रिजॉइन अगेन इमीडिएटली, ओके। ओके, हम बात कर रहे थे डी पे, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। तो एक चीज और बता देता हूँ, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट भी डिपेंड करता है हमारे कई सारी चीजों पे। हम बात किसकी कर रहे हैं? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट depend on, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? फर्स्ट, और यहीं से हमारा एमसीक्यू है, तो फर्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखना। एमसीक्यू क्या है? डिपेंड ऑन द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? डिफ्यूजन कोएफिशिएंट डिपेंड अपॉन दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? आंसर इज दी लिपिड solubility of the किसी भी सब्सटेंस का लिपिड सॉल्युबिलिटी कितना है उसका, तो वो है
most important characteristic of this डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड इज द सेकंड मोस्ट कॉमन, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर डायमीटर, मॉलिक्यूलर डायमीटर, और इसको क्या को बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, साइज। और थर्ड इज दी, आपको सबको पता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। और वेट का तो आपको भी पता है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट। ये इतना डीप पता हो या नहीं हो, हमारे को बेसिक पता होना चाहिए कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है। तो इसी सीक्वेंस में आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, Last slide, please. एक बार हम चलते हैं, फैसिलिटेटेड सिंपल वाला कंप्लीट किया है, तो अभी Excuse me, sir. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हम वापस से ना रीजॉइन करने के बाद में हम वापस से करेंगे, रीजॉइन द क्लास एंड वी स्टार्ट विद द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स। Last slide दिखा देना प्लीज, वो